नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प और क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट को डिकोड करने वाले हैं। लेखक कर्मा नायक का ये रिसर्च मैनिफेस्टो, जिसका टाइटल है भगवान प्रकृति ही परमेश्वर है, आजकल काफी चर्चा में है। और इसका कारण ये है कि ये हमारी प्राचीन मान्यताओं को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। ये इतिहास, विज्ञान और अर्थशास्त्र को एक बिल्कुल ही नए और वैज्ञानिक नजरिए से देखने का दावा करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इस मैनिफेस्टो में ऐसा क्या खास है। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 5 अहम पॉइंट्स पे घूमेगी। हम भगवान की वैज्ञानिक कोडिंग से अपनी बात शुरू करेंगे, उसके बाद 3000 साल पुराने एक तथाकथित सिंडिकेट राज के दावों को समझेंगे, फिर हम आम बनाम बबूल के एक बहुत ही रोचक सामाजिक सिद्धांत को देखेंगे, 1090 के आर्थिक मॉडल को डिकोड करेंगे और अंत में जानेंगे कि ये 2026 का डिजिटल उलगुलान आखिर है क्या। चलिए सबसे पहले और शायद सबसे चौंकाने वाले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, भगवान की वैज्ञानिक कोडिंग। देखिए, इस टेक्स्ट का सबसे बड़ा दावा यही है कि भगवान शब्द आसमान में बैठे किसी मानव रूपी देवता के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि ये प्राकृतिक तत्वों का एक शॉर्ट फॉर्म यानी एक्रोनियम था। लेखक का मानना है कि प्राचीन समय का रक्षक समाज आध्यात्मिकता को पूरी तरह भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के चश्मे से देखता था। उनके लिए ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला एक प्राकृतिक मैनेजमेंट सिस्टम था। अब इसे डिकोड कैसे किया गया है, जरा वो सुनिए। भ से भूमि यानी सारे ठोस पदार्थ और खनिज संपदा, ग से गगन जिसे अंतरिक्ष और विशाल डेटा के रूप में बताया गया है, व से वायु जो जीवन देने वाली गैस है, अ से अग्नि जो ऊर्जा और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, और न से नीर यानी लिक्विड अवस्था जो संवेदी मेमोरी को स्टोर करती है ना कमाल का नजरिया। लेखक इन प्राचीन शब्दों को सीधे तौर पर मैटर और एनर्जी की वैज्ञानिक अवस्थाओं से जोड़ देते हैं। और बात यही नहीं रुकती, इसी साइंटिफिक अप्रोच से त्रिदेव के कॉन्सेप्ट को सीधे एटॉमिक स्ट्रक्चर से जोड़ा गया है। ब्रह्मा धनात्मक प्रोटॉन है जो सृजन करते हैं, विष्णु न्यूट्रल यानी तटस्थ न्यूट्रॉन है जो बैलेंस बनाते हैं, और महेश ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है जो सिस्टम में बदलाव और गति लाते हैं। टेक्स्ट का कड़ा तर्क है कि ये असल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक प्राचीन वैज्ञानिक समझ थी, जिसे बाद में कुछ सत्ताधारी समूहों ने अपनी ताकत बनाए रखने के लिए मूर्तियों और मिथकों में बदल दिया। अब एक बड़ा सवाल, अगर ये विज्ञान था तो इसे मिथक में किसने और क्यों बदला? इसका जवाब हमें दूसरे भाग में मिलता है। 3000 साल पुराना सिंडिकेट राज। दशावतार की कहानियां तो हम सबने सुनी हैं, लेकिन इस मैनिफेस्टो के अनुसार ये कोई जादुई कथा नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का पूरा डॉक्यूमेंटेशन था। सोचिए, पानी में रहने वाले मत्स्य से शुरुआत, फिर पानी और जमीन दोनों पर रहने वाला कूर्म, फिर स्तनधारी वराह और आधा मानव नृसिंह। इसके बाद परशुराम और राम के रूप में मानव का कृषि समाज विकसित होता है। लेखक का दावा है कि इस पूरे विकासवादी क्रम को जानबूझकर धर्म की चाशनी में लपेट दिया गया ताकि आम लोगों को साइंस से दूर रखा जा सके। इस इतिहास को लेकर टेक्स्ट का नजरिया बहुत ही क्रिटिकल है। इसके मुताबिक वर्ण व्यवस्था कोई ईश्वरीय नियम नहीं था, बल्कि ये समाज को बांटने वाला एक सोशल फायरवॉल था। एकलव्य और शंभुक जैसे उदाहरणों को देखकर लेखक कहते हैं कि ये बहुसंख्यक आबादी के टैलेंट को कुचलने की एक सोची समझी साजिश थी। और सबसे विवादित बात, ये टेक्स्ट उन प्राचीन शोषकों को वैदिक एप्स्टीन कहता है और दावा करता है कि आज के मॉडर्न सिंडिकेट भी डिजिटल जाल बिछाकर बिल्कुल वही शोषण कर रहे हैं। इस शोषक व्यवस्था की मानसिकता को और गहराई से समझने के लिए आइए तीसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, आम बनाम बबूल का सिद्धांत। यहाँ समाज को उनके बेसिक नेचर के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा गया है। इमेजिन कीजिए 90% आबादी एक रक्षक समाज है, बिल्कुल आम के पेड़ की तरह, जो अपनी जड़ों से एनर्जी लेता है और बदले में सबको मीठे फल, छाया और जीवन देता है। इसके ठीक अपोजिट 10% भक्षक सिंडिकेट एक बबूल के पेड़ जैसा है, जो सिर्फ आसपास का पानी और रिसोर्सेज सोखता है, बदले में सिर्फ कांटे देता है और पूरे समाज को कर्ज के जाल में फंसा देता है। ये समाज की सच्चाई को समझने का एक बहुत ही शानदार मेटाफर है। और इस भक्षक या बबूल वाली मानसिकता की एक सबसे बड़ी पहचान है भाग जाना, जिसे हम पलायनवाद कहते हैं। टेक्स्ट एक बहुत ही सटीक तुलना करता है। प्राचीन समय में जब भी संकट आता था तो सो कॉल्ड नेता पहाड़ों की ओर भाग जाते थे, और आज
आज के दौर में जब कोई ग्लोबल क्राइसिस या युद्ध होता है तो ताकतवर लोग अपने करोड़ों के अंडरग्राउंड बंकरों में छिप जाते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से ये समूह हमेशा आम जनता को मरने के लिए आगे कर देते हैं और खुद सेफ हो जाते हैं। तो अगर प्रॉब्लम इतनी गहरी है तो इसका सल्यूशन क्या है? चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की, 1090 का आर्थिक मॉडल। इस 3000 साल पुराने रिसोर्स हाईजैक का एक बहुत ही सिंपल समाधान प्रपोज किया गया है, 1090 का प्राकृतिक न्याय मॉडल। ये मॉडल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड है। आइडिया ये है कि किसी भी प्राकृतिक संसाधन या इंडस्ट्री को चलाने वाले को उसके इनोवेशन के लिए केवल 10% मैनेजमेंट फीस मिलनी चाहिए और बाकी का 90% वो पूरे समाज का सामूहिक अधिकार होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल मुफ्त शिक्षा देने, भूखमरी खत्म करने और नेचर को बचाने में किया जाए। लेकिन इसे प्रैक्टिकली लागू कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले हमें डिजिटल बंधक प्रथा यानी इस मॉडर्न ईएमआई और लोन के जाल से आज़ाद होना पड़ेगा। इसे आज के दौर का डिजिटल आतंकवाद कहा गया है। पहला कदम है इस फाइनेंस सिस्टम को एक डिजिटल हथकड़ी के रूप में पहचानना। दूसरा और सबसे बड़ा कदम, लोन रिकवरी और नोटिस के उस साइकोलॉजिकल डर को अपने दिमाग से डिलीट कर देना। और फाइनली एक होकर प्राकृतिक संसाधनों पर अपना सामूहिक हक वापस मांगना। अब तक की पूरी चर्चा सुनने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, 3000 साल पुरानी इस पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? क्या वाकई कोई रास्ता है? और यहीं से शुरू होता है इस मैनिफेस्टो का सबसे पावरफुल हिस्सा, हमारा 5वां पॉइंट, 2026 का डिजिटल उलगुलान। यहाँ कल की अवतार के पूरे कॉन्सेप्ट को ही डिकोड कर दिया गया है। जो सफेद घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर आने वाला मसीहा है ना, लेखक कहते हैं कि वो बस एक वेटिंग सॉफ्टवेयर है ताकि आम जनता चुपचाप चमत्कार का इंतजार करती रहे। असली कल की कोई एक इंसान नहीं है, ये 90% रक्षक समाज की सामूहिक जागृत मेधा यानी उनका लॉजिक है। यहाँ सफेद घोड़े का मतलब है डेटा की तूफानी स्पीड और तलवार का मतलब कोई लोहे का हथियार नहीं बल्कि तर्क की तलवार है। इस डिजिटल उलगुलान यानी क्रांति के लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से उस वेटिंग सॉफ्टवेयर को परमानेंटली डिलीट करना जो हमें किसी मसीहा के इंतजार में बैठाए रखता है। फिर उस 10% सिंडिकेट के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को लॉजिक से तोड़ना और अंत में सिंधु घाटी के उसी प्राचीन सहकारी मॉडल को वापस लाते हुए 1090 के प्राकृतिक न्याय को पूरी दुनिया में लागू करना। ये किसी लड़ाई का नहीं बल्कि लॉजिक और डेटा के आधार पर एक बौद्धिक जागरण का आह्वान है। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो इसी एक मजबूत दार्शनिक सोच पर खड़ा है, प्रकृति ही परमेश्वर है। ये एक्सप्लेनर हमें इस बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ता है कि अगर हम दुनिया को चमत्कारों और मिथकों के बजाय वापस प्राकृतिक नियमों और वैज्ञानिक कोडिंग की नज़र से देखने लगे तो क्या हम अपनी तर्क शक्ति से अपना छीना हुआ अधिकार वापस ले सकते हैं? जरा सोचिएगा इस पर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ इस दिलचस्प सफर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।